मैंने बस कोने में पेशाब किया था और सीधे इंपीरियल जेल के गार्ड्स मुझे घसीट कर ले गए। मैं डेथ रो का कैदी बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जबकि मैं खुद को राहत दे रहा था, प्रिंसेस किंग फन अचानक से वहां से गुजर रही थीं और उन्होंने मुझे देख लिया। सम्राट इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने मुझे सीधे डंजन में फेंक दिया। मुझे फ्रंटियर पर निर्वासित करने की सजा सुनाई गई। ठीक जब मैंने सारी उम्मीद खो दी थी और खुद को खत्म करने के बारे में सोच रहा था, अचानक मेरे दिमाग में एक नोटिफिकेशन की घंटी बज गई। मैंने वास्तव में गॉड ऑफ स्लॉटर सिस्टम जागृत कर लिया था। जब तक मैं दुश्मनों को मारता रहूंगा, मैं लगातार मजबूत होता रहूंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा एक कैदी हूं। मुझे दुश्मन कहां से मिलेंगे लेवल अप करने के लिए? मैं अभी योजना बनाने भी नहीं पाया था कि जेलर ने मेरी सेल का दरवाजा खोल दिया। उसने खतरनाक लगने वाले गुंडे को अंदर धकेल दिया। जैसे ही वो कमीना मुझे देखा, वो सीधे मेरी तरफ बढ़ा। मेरी आंत ने कहा कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। मैं उठकर पीछे हटने ही वाला था कि उसने मेरे कंधे को पकड़ लिया। तुम सूचैंग हो। अब तुम गलत आदमी को पकड़ रहे हो। उस बदसूरत चेहरे के साथ मूर्ख मत बनो। तुम राख बन जाओ तब भी मैं पहचान लूंगा। तुमने वास्तव में प्रिंसेस चिंगफोंग पर हाथ डालने की हिम्मत की। तुम्हारी तो बड़ी हिम्मत है ना? मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। ये आदमी मेरे बारे में सब कुछ जानता था। वो सीधे मेरी गर्दन पर आ रहा था। किसी ने तुम्हारे सिर के लिए अच्छी खासी रकम दी है। अगले जन्म में बेहतर किस्मत। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उस आदमी ने अपने भारी 50 पाउंड के बेड़ियों को उठाया और सीधे मेरी खोपड़ी पर मारने के लिए झपटा। मेरी पुतलियां भय से फैल गईं। अगर वो मार लग गई तो मैं मर चुका था। शुद्ध सर्वाइवल वृत्ति ने मुझे ठीक समय पर कूदकर बचने पर मजबूर कर दिया। चेन दीवार से भारी धमाके से टकराई और उसमें बड़ा गड्ढा बन गया। बाकी कैदी बस चुपचाप देखते रहे। जब उसने देखा कि मैं उसके हमले से बच गया, तो वो अंधे गुस्से में भर गया और क्रूरता से मुझे लात मारने लगा। मैं बच नहीं पाया। लात सीधे मेरी छाती पर लगी। पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया। जब मैं हद तक पहुंच गया तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए लड़ने का फैसला किया। उसका बैलेंस वापस आने से पहले ही मैं पागल की तरह उस पर झपट पड़ा। उस आदमी को खुद को संभालने का भी समय नहीं मिला और मैंने उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं पहले तुम्हें नर्क भेज दूंगा। मैंने अपनी बर्फीली ठंडी चेनों से उसकी गर्दन को पूरी ताकत से घोटना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और वो जोर जोर से तड़पने लगा। चाहे वो मुझे कितनी भी बार मुक्के मारे, मैंने छोड़ने से इनकार कर दिया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, उसे घोट कर मार डालो। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, लेकिन आखिरकार वो आदमी लड़ना बंद कर दिया। वो पूरी तरह ढीला पड़ गया। मैं हांफते हुए सांस ले रहा था। बचने का उत्तेजना मेरे हाथों को अनियंत्रित रूप से कपा रहा था। अचानक वही ठंडी मशीनी आवाज मेरे सिर में गूंजी। बधाई हो होस्ट, दुश्मन को मारने के लिए। किल काउंट 1, फिजिक 1.1, इनाम 0.5 स्टेट पॉइंट्स, उपलब्ध स्टेट पॉइंट्स 0.5। तो ये था सिस्टम की ताकत। उपलब्ध स्टेट पॉइंट्स 0.5। जब तक कोई मेरे प्रति दुश्मनी रखता है और सिस्टम उसे दुश्मन के रूप में टैग करता है, तो उसे मारकर मैं स्टेट पॉइंट्स कमा सकता हूं। मैंने तुरंत अपना स्टेटस पैनल खोला और अपनी बेहद कमजोर स्टेट्स को देखा। मैंने एक पल भी नहीं सोचा और उस 0.5 पॉइंट को सीधे फिजिक में डाल दिया। अगले ही सेकंड पूरे शरीर में गर्म ऊर्जा की लहर दौड़ गई। मेरी पूरी तरह थकी हुई स्टैमिना तुरंत भर गई। मैं पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। मैंने स्टेटस पैनल की ओर फिर से देखा। ये तो कमाल है, सिर्फ एक मारकर मैं मजबूत हो सकता हूं। अगर मैं कुछ और मार दूं तो क्या मैं यहां जो चाहूं वो कर सकता हूं? मेरी नज़र सेल के बाकी डेथ रो कैदियों पर घूमी। हर एक को मेरी नज़र से ठंड लग गई। कोई भी मेरी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे अफसोस हुआ। अफसोस कि इन लोगों में मेरे प्रति कोई किलिंग इंटेंट नहीं है, इसलिए वो दुश्मन नहीं गिने जाते। सारे एक्सपी पैक बर्बाद। तभी गलियारे से जेलर के पदम की आवाज आई। मैंने जल्दी से चेहरे से खून पोंछकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया, जैसे कुछ न हुआ हो। जेलर ने सेल में झांका, जमीन पर पड़ी लाश देखी, लेकिन हैरानी से बिना कुछ बोले वापस चला गया। अगले कुछ दिनों तक सेल में अजीब सी शांति रही, लेकिन मैं भूख से पागल हो रहा था।
मेरे फिजिक के लेवल अप होने के कारण भूख भी बहुत बढ़ गई थी। रोज सिर्फ 2 छोटी-छोटी बन्स मिलती थीं, जो मेरे लिए बिल्कुल नाकाफी थीं। हर दिन मैं इतना भूखा रहता कि पागल होने की हालत हो जाती। मैं सोचता कि काश इस पुआल को भी खाकर पेट भर लूं। हे भगवान, अगर जल्दी कोई पूरा भोजन नहीं मिला तो लेवल अप करते करते ही भूख से मर जाऊंगा। जब मैं आसमान को कोस रहा था, तभी जेलर आया और हमें बताया कि अब सड़क पर निकलने का समय हो गया है। बाकी कैदियों के चेहरे फूल की तरह पीले पड़ गए। फ्रंटियर पर निर्वासन की यात्रा प्रैक्टिकली मौत की सजा थी, लेकिन मेरे चेहरे पर पूरी उम्मीद और उत्सुकता थी। अब मैं इस नर्क से बाहर निकल सकता था। जितना ज्यादा बॉर्डर पर अराजकता होगी, उतना अच्छा। ज्यादा अराजकता मतलब ज्यादा दुश्मन। फिर मैं दुश्मनों को मार मार कर लेवल अप कर सकता हूं और साथ में पेट भी भर सकता हूं। 12 से ज्यादा कैदियों को एक मोटी लोहे की जंजीर से बांध दिया गया, जो गर्दन जितनी मोटी थी। बदकिस्मती से मुझे सबसे आगे रखा गया था और पीछे सारी जंजीर में बंधे कैदी लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। भूख से चकराते हर कदम उठाना बेहद मुश्किल लग रहा था। स्वाभाविक रूप से मैं पूरी टीम की रफ्तार धीमी कर रहा था। सबसे आगे वाला एस्कॉट अधिकारी, मोटी भौहें और बड़ी आंखों वाला क्रूर चेहरा, घोड़े पर बैठा था। उसने कोड़ा उठाया और गुस्से से चिल्लाया, अरे, इतना धीरे क्यों चल रहा है? क्या तू कछुआ है? अगर हम अंधेरे से पहले रिले स्टेशन नहीं पहुंचे तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मैंने दांत भींचे और खुद को तेज चलने के लिए मजबूर किया। हम बिना रुके 30 मील से ज्यादा चलते रहे। दोपहर तक जाकर जंगल के किनारे रुककर आराम किया। एस्कॉर्ट गार्ड्स घेरा बनाकर बैठे और सूखे मांस के बड़े बड़े टुकड़े काट काट कर खा रहे थे। वो लुभावनी खुशबू सीधे मेरे दिमाग में घुस रही थी। हम डेथ रो कैदी बस लार टपकाते हुए बेबसी से देख रहे थे। गार्ड्स को मुंह से चर्बी टपकते देखकर मैंने आंखें बंद कर लीं। नजरों से ओझल तो दिमाग से भी ओझल। मैं एक पेड़ से टेक लगाकर आराम करने लगा। जैसे ही मैं झपकी लेने लगा, अचानक जमीन से हल्की कंपन महसूस हुई। मैंने आंखें खोल दी। समझने से पहले ही तेज घोड़े की टापों की आवाज हमारे सिर पर आ गई। 5 आदमी हल्के कवच पहने तेज घोड़ों पर जंगल के किनारे आ गए। उनमें से दाढ़ी वाले लीडर की आंखों में खून की प्यास साफ दिख रही थी। उसने कमर से तलवार निकाली, हमारी तरफ इशारा किया और गरजा, तुम में से सूचैंग कौन है? बाहर निकल और मर जा। मेरा दिल भारी हो गया। लगता है कोई मुझे बॉर्डर तक जीवित पहुंचने ही नहीं देना चाहता। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही मेरी सेल में साथ वाला चौकोर चेहरे वाला कैदी भीड़ से बाहर कूद पड़ा। उसने सीधे मेरी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, वही है। मैंने उस चौकोर चेहरे वाले को घूरा और मन ही मन कसम खाई कि इसका हिसाब जरूर लूंगा। दाढ़ी वाले ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाए। तो तू आखिरकार कायर ही निकला। ठीक है, तो मैं तुझे सीधे नर्क भेज देता हूं। वाक्य पूरा होने से पहले ही उसकी भारी तलवार मेरी तरफ घूमी। जंजीरों में बंधा होने के कारण मैं कहीं भाग नहीं सकता था। मैंने बस खुद को संभाला और अपनी जंजीर वाली दोनों हाथों को ऊपर करके ब्लॉक करने की कोशिश की। क्लैंग! एक तेज धातु की आवाज गूंजी। हैरानी की बात ये कि मेरी कलाइयां नहीं टूटी, उल्टा मेरी हाथों की जंजीरें बीच से फट गई। हम दोनों एक पल के लिए जड़ हो गए, लेकिन मैं ज्यादा तेजी से संभला। जबकि वो अभी भी हैरान था, मैंने झपटकर उसकी भारी तलवार उसके हाथ से छीन ली। एक तेज बैकहैंड स्लैश के साथ मैंने उस दाढ़ी वाले कमीने को सीधे परलोक भेज दिया। सब हैरानी से ताकते रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो कुछ देर पहले बेबस भेड़ का बच्चा था, वो अचानक पागल होकर लड़ा और हमले का सरगना मार डाला। तभी मेरे सिर में सिस्टम की अलर्ट घंटी बजी। डिंग! दुश्मन को समाप्त किया गया। इनाम 0.68 पॉइंट्स। मैंने एक पल भी नहीं सोचा और सारे नए पॉइंट्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी शरीर में डाल दिया। अगले ही पल पूरे शरीर में गर्म ऊर्जा की लहर दौड़ गई। यात्रा के दिन भर की थकान एकदम गायब हो गई। मुझे लगा जैसे मेरी नसों में अनंत शक्ति भर गई है। बचे हुए 4 हत्यारों की तरफ देखा। अब वे मेरे लिए कोई खतरा नहीं थे, बस 4 चलते फिरते एक्सपी के थैले थे। उनके बॉस की मौत से भी वे नहीं डरे। पागलों की तरह चीखते हुए चारों एक साथ मुझ पर टूट पड़े। मैंने भी गुस्से भरी दहाड़ मारी और पीछे हटने की बजाय तलवार लेकर उनसे सीधा टकरा गया। 1 बनाम 4, और मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा था, बल्कि हर वार के साथ और भी उग्र हो रहा था। मेरे वार इतने तेज थे कि उनकी हथेलियां सुन्न हो गईं, उनकी बाहें कांप रही थीं।
क्या तुम लोगों ने खाना नहीं खाया? इतनी कमजोर मार से मुझे मारने चले हो? तलवार चलाते हुए मैं लगातार उन्हें गालियां दे रहा था। एक पूरी तरह से काबू खो बैठा और खुला छोड़ दिया। मैंने तुरंत मौका उठाया और एक क्रूर वार से उसे जमीन पर पटक दिया। लेकिन सिस्टम की घंटी नहीं बजी, मतलब वो अभी मरा नहीं था। जैसे ही मैं तलवार उठाकर उसे खत्म करने जा रहा था, पीछे की झाड़ियों से रॉयल गार्ड्स की एक टुकड़ी निकल आई। उनका लीडर वही मोटा और घमंडी कमांडर था। कौन है वहां? रॉयल काफिले पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? आखिरी 3 हत्यारे समझ गए कि अब वे फंस गए हैं। वे घूमकर जंगल की गहराई में भाग खड़े हुए। मैं मन ही मन कोस रहा था, ये डैम गार्ड सबसे गलत समय पर आ गए। उन्होंने मेरे सारे कीमती स्टेट पॉइंट्स भगा दिए। मैंने बैकहैंड में तलवार घोंपकर जमीन पर पड़े आधे मरे हुए आदमी के सीने में उतार दी। ये 0.2 इमरजेंसी के लिए रख लेता हूं। तुमने ये किया? क्या वजह थी? या तो वो या मैं, और कोई वजह चाहिए क्या? ये लोग कौन थे? ऑफिसर, मैं भी यही सोच रहा हूं। क्यों ना आप खुद नर्क जाकर उनसे पूछ लें? कमांडर ने मुझे तेज और बेधती नजर से घूरा, लेकिन आगे कुछ नहीं पूछा। उसने बस अपने आदमियों को आदेश दिया कि मुझे नई जंजीरें डाल दें। वो सारा लड़ाई छुपकर छायाओं में देख रहा था। शायद वो सोच रहा होगा कि भूखे और कमजोर डेथ रो कैदी में इतनी बर्बर ताकत कहां से आ गई कि उसने ट्रेंड हत्यारों के गिरोह को पलट दिया। रात होने तक उन्होंने हमें आउटपोस्ट में टेम्पररी सेल में बंद कर दिया। सब थककर हाफ रहे थे, कुत्तों की तरह सांस ले रहे थे। सिर्फ मैं ही ऊर्जा से भरा हुआ था, जबकि बाकी सब अनजाने में मुझसे दूरी बनाए रखे थे। खासकर वो चौकोर चेहरे वाला, जो पहले मुझे बेचने के लिए कूद पड़ा था, अब वो मौत के डर से कांप रहा था। वो सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। इनवेटर भाप वाले स्टीम्ड बन्स लेकर आया। सब कैदी उन पर टूट पड़े, लेकिन चौकोर चेहरे वाला एकदम स्थिर बैठा रहा। मैंने उसे घूरा। वो अच्छे से जानता था कि वो मेरी नज़र में है। अगर अब नहीं लिया तो मैं वापस ले लूंगा। इनवेटर के अधीर चिल्लाने के साथ चौकोर चेहरे वाला भूखे होने के कारण उठने लगा। मैं भी खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर खौफ छा गया। क्यों? जब तुमने मुझे गार्ड्स के सामने बेच किया तब तो पुश नहीं किया था, अब क्यों पुश कर रहा है? मैंने जोरदार मुक्का मारा और उसे पूरी ताकत से धोया। चौकोर चेहरे वाला चीखा और इनवेटर से मदद मांगने लगा, लेकिन इनवेटर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो चुपचाप चला गया। चौकोर चेहरे वाले के चेहरे पर निराशा छा गई। उसकी आंखों में डर पागलपन में बदल गया। उसने सोचा कि मरना तो है ही, तो लड़कर ही मरे। लेकिन जैसे ही वो मुझ पर झपटा, मैंने क्रूर वार से उसे उड़ा दिया। डिंग! दुश्मन समाप्त। इनाम 0.1 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। केवल 0.1। बाकी रात पूरी तरह सन्नाटे में बीती। अगली सुबह इनवेटर समय पर खाना लेकर आया। अजीब बात यह थी कि इस बार किसी ने भी हिम्मत नहीं की। सारे कैदी मेरी तरफ उत्सुकता से देख रहे थे। वो पुराना डेथ रो कैदी झुकते हुए मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। बॉस, आप पहले लीजिए। मैं एक पल रुका, फिर ठंडी हंसी हंसा। तुम लोग नहीं खाओगे? अगर आप नहीं खाएंगे तो हमारी हिम्मत कैसे होगी? मैंने पोलाइटनेस नहीं दिखाई। 2 स्टीम्ड बन्स उठाए और खा लिए। तभी मोटी भौहे वाला अधिकारी पेट्रोलिंग पर आया। उसने तुरंत फर्श पर पड़ी लाश देख ली। ये किसने किया? सेल में कोई आवाज नहीं निकली, सिर्फ मैं तेज आवाज में बंस चबा रहा था। अधिकारी सीधे मेरे पास आया और नाक ऊंची करके पूछा, ये कैसे मरा? सर, मैं तो गहरी नींद सो रहा था, मुझे क्या पता। तो तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसे लगा है? मैंने हाथ उठाकर देखा। सचमुच ताज़ा खून के निशान थे, और ये कपड़े तो कल ही बदले थे। अरे वाह, ये तो अजीब है। खून मेरे कपड़ों पर कैसे आ गया? सर, क्या आप मुझे नए साफ कपड़े दिलवा सकते हैं? बकवास बंद कर, कबूल कर। क्या कबूल करूं? हम सब तो उधार की जिंदगी जी गए हैं। रास्ते में मर जाना तो नॉर्मल है। हो सकता है कल मैं भी मर जाऊं, है ना सर? मोटी भौंवे वाला अधिकारी मुझे घूरता रहा, जैसे मेरे चेहरे से कोई सुराग निकालना चाहता हो। आखिरकार उसने ठंडी सांस छोड़ी और बिना कुछ बोले वापस चला गया। जंजीर वाली काफिला फिर फ्रंटियर की ओर बढ़ चला। कल के स्टीड बूस्ट के बिना और पेट में ठीक ठाक खाना न होने से मेरे कदम भारी हो गए थे। लेकिन मैं आगे सबसे धीरे चलता तो पूरी काफिला को मेरे साथ धीरे चलना पड़ता। मोटी भौंवे वाला अधिकारी घोड़े से चिल्लाया, तेज चल, कल वाला घांड कहाँ गया?
मैंने होंठ काटे और मन में जलती आग निगल ली। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। जब किसी और की छत के नीचे रह रहे हो तो सिर झुकाना ही पड़ता है। दोपहर होते होते हमारी टीम छोटी नदी के किनारे रुकी। सारे कैदी थककर जमीन पर गिर पड़े। मैंने अभी बैठकर अपने दर्द भरे पैरों को रगड़ना शुरू ही किया था कि मोटी भौंए वाले अधिकारी ने एक लकड़ी का बाल्टी मेरी छाती पर फेंक दी। पानी भर कर लाओ, सबको प्यास लगी है। मैं इन जंजीरों के साथ काम कैसे करूंगा? उसे खोल दो। अधिकारी के आदेश पर गार्ड्स ने मेरी जंजीरें उतार दीं, लेकिन उसने खास तौर पर 2 आदमियों को मेरी निगरानी के लिए लगा दिया। इसे आंखों से ओझल मत होने देना। मैं बाल्टी लेकर नदी की तरफ गया। पानी लेकर लौटा तो डेथ रो कैदी भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े। मैं अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि मोटी भौंए वाला अधिकारी फिर मेरे रास्ते में आ खड़ा हुआ। नदी में जाकर कुछ मछलियां पकड़ ला, लड़के भूखे हैं। माफ करना, मछली खानी है तो खुद पकड़ो। तुम मेरे आदेश की अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो? माहौल तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अधिकारी ने तलवार की मूठ पकड़ ली, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने उसे घूर कर जवाब दिया, पहले पानी, अब मछली, अगला क्या? आग जलाऊं और आपको चम्मच से खिला दूं? मैं मौत का कैदी हूं, आपका गुलाम नहीं। जैसे ही बात बढ़ने वाली थी, मेरी सेल का कुबड़ वाला बूढ़ा आदमी चापलूसी भरे चेहरे के साथ दौड़कर आ गया। सर, मैं मछली पकड़ना जानता हूं, मैं इसके साथ चलता हूं। जाओ। नदी की तरफ जाते हुए कुबड़ वाले ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, अरे बहादुर, बस मुझे काम करते देखो। तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि मैं सच्चे मर्द का सम्मान करता हूं। ये यात्रा बहुत खतरनाक है, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वापस अपने गांव में मैं भी काफी बड़ा आदमी था। लोग मुझे वेव्स का सफेद दब्बा कहकर बुलाते थे। ओह, तो तुम्हारा सरनेम जैंग है? नहीं, मेरा मामूली सरनेम गो है। अच्छा, छोड़ो। मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि ये बूढ़ा इतना स्किल्ड होगा। भारी बेड़ियों के बावजूद वो पानी में मछली की तरह तैर रहा था। देर नहीं लगी कि उसने कुछ बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ लीं। जब हम किनारे पर लौटे तो मोटी भौंए वाला अधिकारी जमीन पर पड़ी मछलियों को देखकर भी आंख नहीं झपकाया और ठंडे स्वर में बोला, इन्हें भून कर तैयार करो। मैं नहीं जानता कैसे भूनना है। मैं दूसरी बार नहीं बताऊंगा। ये साफ तौर पर ताकत का प्रदर्शन था। मैं गुस्से से फटने ही वाला था कि कुबड़ वाले ने फिर बीच में कूदकर माहौल शांत कर दिया। सर, मैं भूनना जानता हूं, थोड़ा नमक दे दीजिए बस। मोटी भौंए वाले अधिकारी ने मुझे बर्फ जैसी ठंडी नजर से घूरा, किसी को नमक का छोटा थैला फेंकने को कहा और बिना कुछ बोले चला गया। मैं जमीन पर बैठ गया और मन में सोचा कि इसका बदला एक न एक दिन जरूर लूंगा। मछली साफ करते और भूनते हुए कुबड़ वाले ने धीरे से मुझे शांत किया। अरे बहादुर, दिल पर मत लेना, तलवार वाले से लड़ नहीं सकते ना, बस दांत भींच कर सह लो, वक्त गुजर जाएगा। तुम वेव्स का सफेद दब्बा क्या हो, नाम बदलकर निंजा कछुआ रख लो, बेहतर है। अरे, वो नाम भी बुरा नहीं है। मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। ये पहली बार था जब मैंने किसी को खुद को कछुआ कहलवाने में मजा लेते देखा। कुबड़ वाले ने तेजी से मछलियां भूनकर तैयार कीं, गार्ड्स को चापलूसी भरी मुस्कान के साथ दी और फिर चुपके से मेरे पास आया। उसने आधा स्टीम्ड बन मेरे हाथ में थमा दिया, जो उसने सुबह चुराया था। आधा आधा कर लेते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे बस एक सच्चे बहादुर की जरूरत है जो मेरी पीठ थाम ले। मैं फ्रंटियर तक जिंदा पहुंचना चाहता हूं। वहां कुछ जंगली कबीले वाले मारकर शायद जनरल बन जाऊं। पागल आदमी, मौत का कैदी जनरल बनने का सपना देख रहा था। ये सरासर भ्रम था, लेकिन मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता था। इस नर्क में कुछ न कुछ सहारा होना अच्छी बात है। आने वाले दिन शुद्ध यातना थे। दिन भर हम हड्डियां तोड़ने वाली मार्च करते और रात को गार्ड्स हमें आवारा कुत्तों की तरह आदेश देते। मैं इतना भूखा था कि मेरी आंखें चमक रही थीं। सिर्फ लू याओ द्वारा चुराए गए स्टीम्ड बंस की वजह से मैं किसी तरह टिका हुआ था। मेरे सेव्ड एट्रीब्यूट पॉइंट्स उपलब्ध 0.5, मैं उन्हें इस्तेमाल करने से डर रहा था। ये मेरा इकलौता ट्रम्प कार्ड था। 10वें दिन मोटी भौंए वाला अधिकारी अचानक मुझे अकेले अपने क्वार्टर में बुला ले गया। टेबल पर भाप निकलती ब्रेस्ट बीफ की प्लेट रखी थी। उसकी खुशबू ने मेरे पेट को मरोड़ दिया। उसने मेरे सामने एक कौर खाया और फिर जैसे आवारा कुत्ते को खिलाते हो, प्लेट फर्श पर फेंक दी। खा ले।
मैं भूखा हूं, लेकिन फर्श से बचा हुआ नहीं खाता। तू मौत का कैदी, इतना घमंड मत दिखा। अगर फिर से शरारत की तो मैं तेरे तोड़ने के लाख तरीके जानता हूं, बस इंतजार कर। एक नया समूह हमारे साथ जुड़ गया। हमारी पहले से भरी हुई सेल अचानक 50 से ज्यादा नए चेहरों से भर गई। मैं इतना थका हुआ था कि हड्डियां टूटने जैसी हालत हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बैठा, लू याओ ने 2 और स्टीम्ड बंस निकाल कर दिए। मैं हाथ बढ़ा ही रहा था कि एक गंदा हाथ हवा में झपटा और बंस छीन लिए। जिसने ये किया वो एक आंख वाला गुंडा था। उसने मेरे सामने ही दोनों बंस खा लिए और फिर घमंड भरी नजर से मुझे देखा। बुरे नहीं थे, इसे अपना टैक्स समझ ले बॉस को। लू या उन्हें वापस लेने की कोशिश करता तो एक आंख वाले ने उसे लात मारकर गिरा दिया। गार्ड्स का धक्का मैं सह सकता हूं, लेकिन दूसरे मौत के कैदी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या देख रहा है? मेरे हाथों पर दर्जनों लाशें हैं। तू समझता है मुझे तेरा डर लगता है? ओह, हत्यारा है, बहुत टफ है। एक आंख वाला गुंडा गुस्से से पागल हो गया और मुक्का मेरे चेहरे पर झपटा। मैंने भी नहीं हिचकिचाया, अपना मुक्का सीधा उसके मुक्के से टकराया। एक भयानक चटकने की आवाज आई। हड्डी टूटने की तेज आवाज पूरे सेल में गूंज गई। एक आंख वाले की बाह पूरी तरह लटक गई। उसकी पूरी बाह बर्बाद हो चुकी थी। क्या ये वही हाथ है जिससे तूने दर्जनों मारे थे? तू मर चुका है। मैंने उसके हताश हमले को साइड स्टेप किया और तेज चॉप उसके दूसरे फोरआर्म पर मारा। फिर एक और चटकने की आवाज आई। हड्डी बीच से टूट गई। एक आंख वाला गुंडा फर्श पर गिर गया और आतंक से पीछे सरकने लगा। उसका सारा घमंड गायब हो चुका था। मैं शिकारी की तरह उसकी तरफ बढ़ा। तो ये है महान हत्यारा जिसके नाम दर्जनों लाशें हैं। वाह, कितना टफ आदमी। मैंने उसकी दोनों बाहें पूरी तरह तोड़ दी थीं। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया था। मेरा चेहरा बिल्कुल भावहीन था। मैंने जमीन से छोटी लोहे की छड़ उठाई और हाथ में घुमाते हुए उसके शरीर को देखा, जैसे कोई कसाई अपना टारगेट चुन रहा हो। एक आंख वाला पूरी तरह टूट गया। प्लीज बॉस, मैंने सब झूठ बोला था। मैं हत्यारा नहीं हूं। दर्जनों लाशें, सब झूठ था। मैं कसाई व शागिर्द था। गलती से अपने मास्टर को चाकू मार दिया। मैं हिम्मत नहीं हत्या की, गलती से हुआ था। मैं साबित कर सकता हूं। बोल। कुछ भी करूंगा। सरल है, नर्क जाकर अपने मास्टर से पूछ ले। एक आंख वाला एक पल के लिए जड़ हो गया, फिर गुस्से में चीखा, तुम मुझे मारना चाहते हो? भूत बनकर भी मैं तुम्हें कभी। सेल फिर से मौत की सी खामोशी में डूब गई। अब हर कोई मुझे अलग नजर से देख रहा था। शुद्ध पागलपन का डर। सिर्फ कुबड़ वाले लू याओ की आंखों में जटिल भाव थे। उसने पहले कभी मेरा ये क्रूर रूप नहीं देखा था। मैं कोने में वापस बैठ गया और ठंडे स्वर में बोला, क्या मैंने ज्यादा कर दिया? बॉस, उसका उदाहरण बनाना बहुत शानदार था। अब कोई हमें छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, मैंने सिर्फ उसे मारना चाहा था। मैंने इतना आगे सोचा नहीं था। लू याओ पूरी तरह चुप हो गया। सिर्फ मैं जानता था कि यह पूरी सच्चाई थी। सारे दबा हुआ गुस्सा कहीं तो निकलना ही था। मैंने अपना स्टैट पैनल देखा। कॉन्स्टिट्यूशन 2.3, उपलब्ध स्टेट पॉइंट्स 0.3। वो 0.1 छोटा था, लेकिन कम से कम सारा फ्रस्ट्रेशन निकल गया। अगली सुबह जल्दी मोटी भौएं वाला अधिकारी सेल चेक करने आया। जैसे ही वो अंदर आया, उसने एक आंख वाले की लाश देख ली। उसका चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने हमारा सुबह का राशन भी छोड़ दिया और सीधे सड़क पर निकलने का आदेश दे दिया। पूरा काफिला मौत की खामोशी में बढ़ रही थी। कोई भी अब अपनी किस्मत आजमाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हालांकि मेरा पेट जोर जोर से गुर्रा रहा था, लेकिन सिस्टम का बफ मुझे स्थिर गति से चलने में मदद कर रहा था। पहाड़ी पर कुछ जंगली नाशपाती के पेड़ फलों से लदे हुए थे। अभी वे पूरी तरह पके नहीं थे, लेकिन वो खट्टा ताजा सेंट हर किसी के मुंह में पानी ला रहा था। वाह, ये नाशपातियां कितनी ताजगी भरी लग रही हैं। आखिरकार किसी ने हिम्मत करके अधिकारी से पूछ ही लिया। हैरानी की बात यह थी कि वो जीवित शैतान ने तुरंत अनुमति दे दी। कैदी पागलों की तरह पहाड़ी पर चढ़ गए और फलों को सीधे मुंह में ठूसने लगे। जल्द ही मेरे और कुबड़ वाले के अलावा लगभग सभी पहाड़ी पर चढ़ गए। ये देखकर कुबड़ वाला बिल्कुल पागल हो गया। बॉस देखिए, वो कमीना एक कौर लेता है और बाकी फेंक देता है। कितना अच्छा खाना बर्बाद हो रहा है। जाना है तो चले जाओ, तुम जानवर हो, उस नाशपाती से दूर हटो।
अब घाटी में सिर्फ मैं और मोटी भौंहों वाला अधिकारी रह गए थे। हमारी नजरें टकराईं। हवा में तनाव इस कदर था कि चाकू से काटा जा सकता था। आखिरकार वो खड़ा हुआ और सीधे मेरे पास आ गया। कल रात तुमने ही उसे मारा था। हाँ, वजह बताऊं? उसने मेरी ब्रेड चुराने की कोशिश की। बकवास। क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो तुम्हें खून का स्वाद बहुत पसंद है। बिल्कुल सही कहा आपने। चूंकि तुम्हें जान लेना इतना पसंद है तो मैं तुम्हें फ्रंटियर तक जिंदा रखूंगा। तुम्हें जितना खून बहाना है बहा लेना। ये क्या मतलब हुआ? टाइगर वैनगार्ड कैंप तुम्हारी कब्र बनेगा। टाइगर वैनगार्ड कैंप? ये जगह क्या है? जैसे ही मैं अपनी यादों में टाइगर वैनगार्ड कैंप के बारे में सोच रहा था, मोटी भौंहों वाले अधिकारी ने पहाड़ की तरफ सीटी बजाई। उसके बाद पहाड़ पर मौजूद सैनिक और डेथ रो कैदी नीचे उतरने लगे। जब सब इकट्ठा हो गए तो मोटी भौंहों वाले अधिकारी ने निर्वासन काफिले को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। नाशपातियां खाकर कैदियों के कदम हल्के हो गए थे। पेट पकड़कर पुराना गुड़ डकारता हुआ मेरे पास आया। सॉरी बॉस, आपके लिए एक भी नहीं चुरा पाया। मैंने उसे देखा। ओल्ड गो, तुमने कभी टाइगर वैनगार्ड कैंप के बारे में सुना है? बॉस, वो पूछ क्यों रहे हैं? वो जगह डेथ रो कैदियों के लिए नर्क है। जो वहां जाता है कभी जिंदा वापस नहीं आता। तुम्हें कैसे पता? मैं एक बार नॉर्दर्न वेस्टलैंड से भाग निकला था। वहां का कमांडर माउंटेन टाइगर कहलाता है। वो डेथ रो कैदियों को सिर्फ तोप के चारे की तरह इस्तेमाल करता है। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी रेट भी उसी का है, लेकिन सबसे ज्यादा नॉर्दर्न बर्बेरियंस भी उसी ने मारे हैं। वो आदमी पूरा पागल है। ओल्ड गो का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। वो घबरा कर निगल गया। उसकी आवाज कांप रही थी। काश मुझे वहां न भेज दिया जाए। मैंने सुनकर मुस्कुरा दिया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तव में मेरे लिए परफेक्ट जगह लग रही है। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। दिन के उजाले में लोगों को मारने की इजाजत और साथ में उन नॉर्दर्न कमीनों को काटने का मौका। ओल्ड गो मुझे पागलों की तरह देखने लगा। मेरी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। वो चुप हो गया। एक हत्यारे पागल के लिए तो ये स्वर्ग ही है। घोड़े पर बैठे मोटी भवों वाले अधिकारी ने मेरे उत्सुक चेहरे को देखकर ठंडी नजरों से घूरा। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। तुम्हें सचमुच मौत की इच्छा है ना? जब तुम्हें टाइगर वैनगार्ड कैंप में फेंक दिया जाएगा तब रो रो कर नदी बहा दोगे। 1 महीने बाद हमारा काफिला आखिरकार नॉर्दर्न फ्रंटियर के किनारे पहुंच गया। कड़कती ठंडी हवाएं हमारे चेहरे से टकरा रही थीं, जिनमें ताज़ा खून की स्मेल थी। ये बिना किसी शक के युद्ध भूमि की बदबू थी। जितना हम उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे उतने ज्यादा लाशें दिख रही थीं। इंपीरियल सैनिक, नॉर्दर्न वेस्टलैंड्स बर्बेरियन और बदकिस्मत डेथ रो यूनिफॉर्म वाले। ज्यादातर के सिर पहले ही काटे जा चुके थे। डेथ रो कैदी सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। अपने भयानक भविष्य को देखने से डरे हुए थे। ओल्ड गो भी पूरी तरह चुप हो गया था। कुछ दिन बाद एक मिलिट्री कैंप के सामने सैनिकों ने आखिरकार उसकी जंजीरें खोल दी। उसने रोने से भी बदतर मुस्कान निकाली। मैंने बस उसके कंधे पर थपथपाया। उसके कंधे झुक गए और बिना पीछे मुड़े वो भारी कदमों से मिलिट्री कैंप के अंदर चला गया। उसकी पीठ को देखते हुए मुझे पता था कि ये शायद हमारा आखिरी विदाई था। बाकी सब मेरे साथ टाइगर वैनगार्ड कैंप चलो। हमारी काफिला अब सिर्फ 10 लोगों की रह गई थी। मोटी भौंहों वाले अधिकारी ने घोड़े की चाबुक मेरी तरफ इशारा किया। बाकी डेथ रो कैदियों ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पहले से ही मरा हुआ हूं। मैंने चेहरा भावहीन रखा और उनके साथ चल दिया। रास्ते में मोटी भौंहों वाले अधिकारी ने अचानक एक थैला मेरी तरफ फेंका। मैंने खोला तो ब्रेस्ड बीफ था। अपने अगले जन्म के लिए बचा लो। मैंने तिरस्कार से उसे वापस फेंक दिया, बिना छुए। मोटी भौंहों वाले अधिकारी ने बीफ पकड़ लिया। उसकी आंखों में हत्या की इच्छा और तेज हो गई। कुछ हिम्मत है तुम में, है ना? ये उसकी आखिरी परीक्षा थी। अगर मैंने खा लिया होता तो शायद मुझे नॉर्मल मिलिट्री कैंप भेज दिया जाता, लेकिन चूंकि तुमने मना कर दिया तो अब तुम टाइगर वैनगार्ड कैंप में मरने के लिए जा रहे हो। अरे, यही तो मैं चाहता था। रात होने पर मोटी भवों वाले अधिकारी ने मेरे हाथ पैर कसकर बांध दिए और खुद सो गया। आधी रात को घोड़ों की टापों की तेज आवाज ने मुझे जगा दिया। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन दुगनी होने के बाद मेरी इंद्रियां जंगली जानवर से भी ज्यादा तेज हो गई थीं। हिलना मत, ये नॉर्दर्न वाइल्डरनेस कैवलरी है। मुझे खोल दो, वरना हम दोनों मर जाएंगे। नहीं हो सकता, जंजीरों की आवाज हमें बेनकाब कर देगी। मोटी भौंहों वाले अधिकारी ने जोर से दबाकर मुझे गिरा दिया। हम दोनों लंबी घास में चुपचाप लेटे रहे, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। घोड़ों की टापें पास आती जा रही थीं, जमीन कांप रही थी। मैं घबराहट से भर गया। ठीक जब हम इस उलझन में थे, टापों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। मैंने राहत की सांस ली। अब मुझे खोल दो। वे चले गए। क्यों खोलूं? क्या पता वे वापस आ जाएं? अपना मुंह बंद रखो। वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि हमारे सिर के ठीक ऊपर से एक भयंकर चीख गूंजी। कौन है वहां? मोटी भौंहों वाले अधिकारी का चेहरा हरा पड़ गया। मुझे गाली देने का भी समय नहीं मिला।
ये बर्बेरियन सचमुच नहीं गए थे। जल्दी मुझे खोलो, क्या तुम सचमुच हम दोनों को मरवा दोगे? मोटी भुवों वाले अधिकारी ने दांत भींचे और चाबी निकाली। जैसे ही जंजीरें खुली, कई अंधेरी आकृतियां हमारे करीब आ गईं। चांदनी में मैंने साफ देखा, उनके शरीर लोहे के खंभों ऐसे विशालकाय थे। लू याओ ने झूठ नहीं बोला था। ये नॉर्दर्न वाइल्डरनेस बर्बेरियन भालू जैसे विशालकाय थे। उनके सामने मैं एक छोटे चूजे जैसा लग रहा था। मैंने निगलते हुए सोचा, इस बार तो मैं मर गया। रात के अंधेरे में बर्बेरियंस की कटारें ठंडी रोशनी चमका रही थीं। एक पल में मैंने 3 आदमी देखे, 3 विशाल मांसल मन, जिनकी मांसपेशियां ग्रेनाइट की तरह उभरी हुई थीं। तो ये है वो ताकत जो इंपीरियल सैनिकों को कुचल देती है। वे अभी मुझे देख नहीं पाए थे। जैसे ही मैं भागने का तरीका सोच रहा था, मोटी भौंवों वाला वो पागल अचानक तलवार निकालकर बाहर कूद पड़ा। क्या घुर रहे हो? मरना नहीं चाहते तो हम लो। मैंने मन ही मन गाली दी, लेकिन मजबूरन उसके पीछे हो लिया। मोटी भौंवों वाले अधिकारी की भारी तलवार दुश्मन की कटार से टकराई और चिंगारियां उड़ गईं। वो एक कदम पीछे हट गया, लेकिन बर्बेरियन बिल्कुल नहीं हिला। ताकत का फर्क बहुत बड़ा था। अरे जल्दी स्टेट पॉइंट्स लगाओ। पॉइंट्स ऐड करना फेल, कारण होस्ट बहुत कुरूप है। सिस्टम डैडी, तुम्हारा होस्ट मिटने वाला है। बाद में सिस्टम वाइफी ढूंढने वाला भी कोई नहीं बचेगा। पॉइंट्स ऐड सफल। दूसरी तरफ 2 बर्बेरियन अपनी तलवारें मेरी तरफ घुमा रहे थे। मेरे शरीर में गर्म लहर दौड़ गई, ताकत पूरे शरीर में भर गई। मैंने लोहे की जंजीरों को मुक्कों के चारों तरफ लपेट लिया और पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ गया। मैंने एक जोरदार मुक्का कटार पर दे मारा। धातु से धातु टकराई, चिंगारियां उड़ी और दोनों वेस्टलैंड योद्धा 3 कदम पीछे हट गए, लेकिन मैं पहाड़ की तरह अटल खड़ा रहा। मोटी भौहों वाला अधिकारी पूरी तरह हैरान रह गया। उसका रिदम भी बिगड़ गया। मध्य प्रदेश का एक आदमी इतनी ताकत कैसे रख सकता है? नर्क जाकर शैतान से पूछ लेना। योद्धा घबरा गए। मैंने समय बर्बाद नहीं किया। मैं सीधे उनके बीच कूद पड़ा और मुक्के बरसाने लगा। मेरे पास बर्बर ताकत तो थी, लेकिन सही हथियार नहीं था, इसलिए उन्हें तुरंत मार नहीं पा रहा था। मोटी भौहों वाला अधिकारी किनारे से चिल्लाया, जल्दी खत्म करो, देर मत करो। ये लो, अपनी तलवार फेंको। पकड़ो। भारी तलवार हवा में घूमती हुई आई। हिया हिया। एक ही वार में मैंने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। किल काउंट अपडेटेड। एट्रीब्यूट पॉइंट्स इनाम। दूसरा योद्धा खून से लाल आंखों के साथ मुझ पर झपटा। मैं भी पूरी तरह गुस्से में था। सीधा वार। मैंने उसे और उसकी तलवार दोनों को बीच से काट दिया। मोटी भौहों वाला अधिकारी हैरानी से ताकता रह गया। ये लड़ाई नहीं, सब्जी काटने जैसा आसान काम था। आखिरी वेस्टलैंड योद्धा समझ गया कि अब वो फंस गया है। वो मुड़ा और भागने लगा। उसने तेज सीटी बजाई और एक काला घोड़ा दौड़ता हुआ आ गया। उसने घोड़े पर चढ़कर दूर भागने की कोशिश की। धिक्कार है, वो मदद बुलाने जा रहा है, भागो। मुझे घोड़े से तेज भागना नहीं आता था, इसलिए मैं रुक गया। मैंने सारी ताकत लगाकर भारी तलवार उसे फेंक दी। फ्यों! धड़ाम! लंबी तलवार सीधे उसकी पीठ में घुस गई। खून छूटने लगा, लेकिन वो घोड़े से नहीं गिरा। वो झुककर घोड़े पर लटक गया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। मोटी भौहों वाला अधिकारी स्तब्ध रह गया। हम मर गए। वो भाग निकला। तभी सिस्टम की आवाज आई, किल काउंट अपडेटेड। मैंने शांति से हाथ झाड़े। आराम से, वो मर चुका है। हम यहां नहीं रुक सकते। हम पूरी रात चलते रहे। सुबह होने पर आखिरकार हमें इंपीरियल सैनिक दिखे। वे कैवलरी वाले मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मुर्दा देख रहे हों। हम एक पहाड़ी पार करके पहुंचे, टाइगर वैनगार्ड कैंप। गेट के पास पहुंचते ही खून की भयंकर बदबू ने मुझे उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। मुख्य गेट के ऊपर की बीम पर कतार में कटी हुई वेस्टलैंड योद्धाओं के सिरों की माला लगी हुई थी। कुछ तो सड़कर सिर्फ खोपड़ी रह गए थे, जिन पर कौवे मांस के टुकड़े चुग रहे थे। मैंने निगलते हुए सोचा, ये माउंटेन टाइगर का स्वाद तो बहुत अनोखा है। मोटी भौहों वाला अधिकारी मुस्कुराया। क्या हुआ, डर गए क्या? अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने उसे देखकर ग्रिन्स मार दी। डर किस बात का? ये जगह तो मेरे लिए बिल्कुल सही है। 2 विशालकाय पहरेदार गेट पर खड़े थे। जब उन्होंने सुना कि मैं डेथ रो से आया हूं, तो उनकी आंखों में तिरस्कार भर गया। बढ़िया, एक और मांस का ढेल भेज दिया गया है मरने के लिए। इतना दुबला पतला, कितने तलवार के वार झेल पाएगा? खुश रहो कि कोई तो आया है, पिछला बैच तो पूरा मर गया। आगे बढ़ो। हम कैंप के अंदर घुसे। चारों तरफ चीख पुकार गूंज रही थी।
कुछ बर्बेरियन कैदियों को लकड़ी के खंभों से बांधकर यातना दी जा रही थी। उनकी चमड़ी पूरी तरह फटी हुई थी। मोटी भौहों वाले अधिकारी ने मुझे एक सैनिक को सौंप दिया और बिना मुड़े चला गया। अपना ध्यान रखना, कोई शरारत मत करना। सैनिक मुझे एक अंधेरी सेल में ले गया और धक्का देकर अंदर डाल दिया। उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। सेल के अंदर घुप अंधेरा था। एक कदम आगे बढ़ते ही मैं किस से टकराया। नीचे देखा तो एक मुर्दा पड़ा था जो पूरी तरह अकड़ चुका था। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार हेड काउंट कम था, तो यहीं मरा था। सैनिक वापस आया, मुर्दे को गाली देते हुए घसीट कर ले गया। सेल फिर से अंधेरे में डूब गई। मैं दीवार के कोने से टेक लगाकर बैठ गया। मन ही मन सोचा, ये जगह सचमुच अपनी बदनामी के लायक है। सेल में मुर्दा गिफ्ट के साथ आता है। मैं बेहद थका हुआ था। धीरे धीरे आंख लग गई। आधे नींद में अचानक सेल का दरवाजा खोलने की आवाज आई। मोटी भौहों वाला अधिकारी दरवाजे पर खड़ा था। पछतावा हो रहा है? मैंने आंखें मलते हुए पूछा। किस बात का पछतावा? सब कुछ का। बिल्कुल नहीं। उसने सिर हिलाया। बिना कुछ और बोले मुड़ने लगा। रुको, रास्ते में तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? मैं तुम्हें क्यों मारता? क्या बाहर कोई है जो मुझे मरवाना चाहता है? जानना चाहते हो कौन है? हाँ, कान खड़े हैं। मरे हुए लोगों को जानने की जरूरत नहीं होती। अरे, ये तो अन्याय है। मैं मरने वाला हूं, कम से कम सच तो जान लूं। और एक बात, सोया ब्रेस्ड बीफ देकर मुझे टेस्ट करना बंद करो। मुझे गोश्त भी पसंद नहीं है। अरे, मैं तुम्हारा एक ब्लेड कर्जदार हूं। अगली बार तुम्हें इससे भी बेहतर वाला लौटा दूंगा। अफसर ने अपनी चाल नहीं रोकी। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाया और चला गया। मैं जेल की कोठरी में अकेला रह गया। मैंने अपना सिस्टम इंटरफेस खोला। नॉर्दर्न फ्रंटियर सचमुच लेवल ग्राइंडिंग के लिए स्वर्ग है। सिर्फ कुछ दिनों में मैंने इतना कुछ कमा लिया है। कुछ लोग खून से लथपथ अंदर आए। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस अपने अपने जगह ढूंढकर बैठ गए। आखिरकार एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर अंदर आया। उसके कपड़े एकदम साफ थे। अरे वाह, देखो तो, एक नया लड़का आया है। कितनी नरम और कोमल त्वचा है। किस जुर्म में आया है बेटा? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए मेरे बगल में बैठते हुए कहा। अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरा नाम सू चैंग है। यहाँ नामों से काम नहीं चलता। मुझे मेरे उपनाम से बुलाओ। तुम मुझे बोनी पोल कह सकते हो। मैं मुस्कुराया। ठीक है, फिर तुम मुझे क्रिस्पी क्रैकर कहना। क्रिस्पी? मजेदार है। तो बताओ, तुम लोग कहाँ गए थे? इतने खून से लथपथ क्यों हो? यहाँ आसपास के घास के मैदानों में शिकार करने गए थे। उत्तरी बर्बरों को मारना यहीं घास के मैदान में शिकार कहलाता है। मैंने सिर हिलाया। लगता है इनमें से किसी से भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बोनी पुल बोला, तुम नए आदमी हो। आज जो चाहो ले लो। कल से हम अपनी हत्या की संख्या के हिसाब से लाइन लगाएंगे। 0 किल तो 0 खाना। ये नियम मुझे पसंद है। माइट इज राइट। मैंने 5 बड़े मीट बन उठा लिए। मेरे पीछे एक विशालकाय मूर्ख दिखने वाला दैत्य ने 10 बन उठाए और एक सांस में आधा पीपा शराब पी गया। उसके बाद एक आकर्षक महिला आई। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत लाल फूल का टैटू था। उसने सिर्फ 2 बन लिए। "छ्स," बोनी पोल ने चढ़ाते हुए कहा। सिस्टर बटरफ्लाई, थोड़ा और खा लो, वरना तुम्हारी ये सुंदर कुरियां चली जाएंगी। अंधेरे से एक तेज चटकने की आवाज आई। फिर एक पीला चेहरा वाला खूबसूरत लड़का पिंकी उंगली से बन उठाकर खाने लगा। मुझे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फैसला कर लिया कि इस लड़के से दूरी बना के रखूंगा। आखिरकार एक काला चोगा पहना छोटा सा लड़का सीधा बास्केट में कूद पड़ा और मुंह भर भर के खाने लगा। बोनी पोल ने समझाया, डरो मत, वो अच्छा लड़का है। बस खाने की आदतें बहुत खराब है। मैंने मुंह का बन निगलते हुए कहा। बोनी पोल ने शराब पी और इंट्रोडक्शन शुरू किए। वो बड़ा मूर्ख लड़का दक्षिणी गैंग का युवा मास्टर था। उसका पूरा गैंग मिट गया। फ्लावर बटरफ्लाई वेश्यालय से भागी हुई है। जब वो मारती है तो उसके चेहरे का फूल सचमुच तितली की तरह फड़फड़ाता है। वो खूबसूरत लड़का राजकुमार का विश्वसनीय सहायक था। राजकुमारी की बेटी के साथ संबंध बनाने के लिए इसे यहाँ फेंक दिया गया। उसने मुझे पहले छुपाया था। तो फिर वो इतना पीला क्यों है? उसकी टैंक पूरी तरह से सूख गई है। इस जगह में सूख कर मरना, ये लड़का दुर्लभ प्रतिभा है। लेकिन सबसे बुरा हाल उस छोटे लड़के का है। उसका मास्टर एक डार्क सॉर्सरर था। उसे इस भयानक रूप में बदल दिया था। उसने अपने मास्टर को मार दिया। अब कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसलिए यहीं रह गया।
मैंने आश्चर्य से जीभ चटकाई। और मैं बस जहर से खेलने वाला एक बेकार बूढ़ा हूं। फ्लावर बटरफ्लाई ने व्यंग किया। 5 पॉइजन्स का ओल्ड घोस्ट खुद को नॉर्मल बूढ़ा बता रहा है, क्या मजाक है। खूबसूरत लड़के ने भी जोड़ा, इसके पास मत जाना वरना जहर लग जाएगा। मैं हैरान रह गया। पता चला मैं चारों तरफ से बेहद खतरनाक लोगों से घिरा हुआ हूं। बोनीपोल हंसते हुए बोला, उनकी बकवास मत सुनो। तो बताओ तुम्हें यहाँ किस वजह से फेंका गया? शायद इसलिए क्योंकि प्रिंसेस चिंगफांग ने मेरे जननांग को अच्छे से देख लिया था। बोनीपोल ने मुंह भर के शराब उगल दी। फ्लावर बटरफ्लाई अंधेरे में खिलखिला उठी। तो तुम बिना वजह यहाँ नहीं हो। मैं तो पूरी तरह से बेकसूर हूं। मैं ही घाटे में रहा। ठीक है, अब बताओ तुम्हारे पास क्या स्किल्स हैं? मुझे मारना बहुत पसंद है। आगे से सारी मार काट की जिम्मेदारी मुझे दे दो। ठीक है, जैसी मर्जी। रात चुपचाप बीत गई। अगली सुबह जल्दी सैनिकों ने फिर से मीट बनों की टोकरी छोड़ दी। सबने अपनी पुरानी लाइन लगा ली। मैं स्वाभाविक रूप से सबसे पीछे खड़ा हो गया। स्किनी ने मुझे 5 बन देते हुए कहा, शॉर्टी ने ये तुम्हारे लिए बचा के रखे थे। मैंने टोकरी के पास खड़े शॉर्टी को हैरानी से देखा। उसने हल्का सा सिर हिला दिया। जैसे ही हम खा रहे थे, दरवाजा खुला। सबने तुरंत खाना निगल कर बाहर निकलना शुरू कर दिया। गॉटी ने हमें हथियारों से भरे एक टेंट में ले जाकर स्किनी को एक लेजर थमा दिया। इन्वेंट्री का हिसाब रखना। समझ गया। उत्तर वाले हाल ही में सक्रिय हो गए हैं। जाके पता करो वो क्या साजिश रच रहे हैं। 1 मेरिट पॉइंट। डील। और एक को जिंदा पकड़कर लाना। 2 मेरिट पॉइंट। डील। ओह, और वेताई को भी साथ ले जाना। गॉटी मुड़कर चला गया। मैं वहीं खड़े बेवकूफों की तरह देख रहा था। क्या खड़े खड़े सपना देख रहे हो? क्या गुप्त भाषा बोल रहे हो तुम लोग? स्किनी हंसा। जल्दी ही समझ जाओगे। ठीक है सब लोग, हथियार उठाओ, हम बाहर जा रहे हैं। पूरी टीम तुरंत सक्रिय हो गई। बड़े वाले ने अपने कद के बराबर की भारी गधा उठाकर कंधे पर रख ली। मैं उसे देखकर दंग रह गया। वो सैकड़ों पाउंड की होगी। इसकी ताकत सचमुच भयानक है। बीमार दिखने वाले लड़के ने काला लोहे का डंडा उठाया। उसे प्यार से सहलाते देखकर मेरे पूरे शरीर में लौंगटे खड़े हो गए। बटरफ्लाई ने एक लंबा और खतरनाक कोड़ा चुना, जिस पर नुकीले कांटे थे। मैंने सिर हिलाया। वेश्यालय में बचे रहने वाली लड़की के लिए हथियार भी वैसा ही जंगली होना चाहिए। बचा सिर्फ शॉर्टी। वो रैक के पास गया और एक भारी बॉक्स उठाकर स्किनी के पास ले आया। मैंने बॉक्स की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये तुम्हारा हथियार है? इसके अंदर क्या है? ये मेरा स्पेशल स्टैश है। इसमें तरह तरह के मजेदार छोटे छोटे खिलौने भरे हैं। और इसे हथियार की जरूरत नहीं है। शॉर्टी ने अपना हाथ उठाकर उंगलियां हिलाईं। उसके नुकीले नाखूनों की खंदक चमक ने सब कुछ बता दिया। यही मेरे हथियार हैं। मैंने समझते हुए धीरे से सिर हिलाया। फिर मैंने हथियार वाले कमरे में अपनी आंखों से एक बड़ा ब्रॉड स्वॉर्ड देखा। अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल उसी ब्लेड की जैसी लग रही थी जो मोटी भौं वाले अफसल ने खोई थी। मैंने उस भारी तलवार को उठाकर अच्छे से देखा। मेरे मन में शक और मजबूत हो गया। इस दुनिया में 2 तलवारें इतनी एक जैसी कैसे हो सकती हैं? ये वाली पसंद आई ना? स्किनी बोला। कल ही रैक पर डाली गई थी। लगता है तुम दोनों का साथ बन गया है। ये कहाँ से आई थी? पता नहीं, कल इसे शॉर्टी खींच कर लाया था। स्किनी ने अंगूठे से शॉर्टी की ओर इशारा किया। 99% यकीन था कि ये वही तलवार है जो मोटी भौहों वाले अधिकारी की थी। कौन सोच सकता था कि वो तलवार फिर से मेरे हाथ में आ जाएगी। किस्मत सचमुच अनोखा खेल खेलती है। मैंने भारी ब्रॉड स्वॉर्ड को कंधे पर रख लिया। बाकी टीम भी हथियार उठाकर तैयार हो चुकी थी। हम सब आर्मरीजे बाहर निकले। टेंट के बाहर गंजा आदमी खड़ा था। उसके पीछे टाइगर वैनगार्ड की पूरी हथियारबंद खतरनाक टीम खड़ी थी। सबको बाहर आता देख गंजे ने हाथ हिलाया। चूफन। गंजा घोड़े पर चढ़ गया और सबसे आगे चल पड़ा। बोनी पोल कुछ लोगों के साथ उसके ठीक पीछे हो लिया। वैनगार्ड सैनिक करीब करीब पीछे थे। मैं गंजे को देख रहा था और बोनी पोल से फुसफुसाया, आर्मी कैंप में भिक्षु क्या कर रहा है? मेरे मुंह से शब्द निकलते ही गंजे की तरफ से ठंडी हत्या की इच्छा मेरे ऊपर दबाव डालने लगी, लेकिन बोनी पोल के हंसने भर से वो इच्छा तुरंत गायब हो गई। अपना मुंह संभाल कर रखो, वो जन्म से ही ऐसा दिखता है। बुद्ध से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैं बार बार उस गंजे सिर को देख रहा था। सुबह की धुन छटते ही सूरज निकला, मुझे आंखें सिकोड़नी पड़ी।
उस गंजे सिर से निकलती चमक आंखों को चुंधिया रही थी। तभी गंजे ने रुकने का इशारा किया। वो घोड़े से उतरा और बोनी पोल के पास आया। कल हमने यहीं 3 विल्डरनेस स्काउट्स देखे थे। वो किस तरफ से आए थे? पता नहीं, जब हम पहुंचे तब वो पहले ही मरे पड़े थे। 2 की खोपड़ी पूरी तरह कुचल दी गई थी। बोनी पोल ने सिर हिलाया। गंजा फिर घोड़े पर चढ़ गया और आगे बढ़ा। टीम आधा दिन और चली। इस बार गंजे ने एक छोटे पानी के तालाब के पास रुककर चाबुक से इशारा किया। कुछ स्काउट्स ने यहां घोड़ों को पानी पिलाया था, फिर पूर्व दिशा की ओर गए। हमारे लोग उन्हें ट्रैक करते करते स्वैम्प पार करते समय उन्हें खो बैठे। वो अचानक तेज हो गए थे। बोनी पोल ने सिर हिलाया। तुम लोग यहीं रुको, हम जाकर देखते हैं। गंजे ने सिर हिलाया। बोनी पोल हमारी टीम को मुख्य दस्ते से अलग ले गया। जब गंजा हमारी नज़र से दूर हो गया तो मैंने पूछा, क्या उन्हें डर नहीं है कि हम भाग सकते हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया, जैसे मैंने कोई बहुत बेवकूफ़ी सवाल पूछ लिया हो। सिर्फ बोनी पोल हंसा। क्या तुम सचमुच भागना चाहते हो? भागकर कहाँ जाओगे? साम्राज्य तुम्हारे पीछे है, और क्या तुम सोचते हो कि नॉर्दर्न विल्डरनेस वाले तुम्हें अपना लेंगे? मैं चुप हो गया। वो सही कह रहा था। भागने की कोई जगह नहीं थी। मैंने ऊपर पीले बादलों वाले आसमान की ओर देखा और मन ही मन गुस्सा किया। दुनिया इतनी बड़ी है, फिर भी मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। बॉनी पोल बोला, अगर तुम सचमुच भागना चाहते हो तो अभी जा सकते हो। हम वापस जाकर कह देंगे कि तुम मर गए, लेकिन अगर वे तुम्हें फिर पकड़ ले तो हम सब तुम्हारे साथ मरेंगे। मैं जोर से हंस पड़ा। तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो ना? मैं यहां लोगों को मारने आया हूं। जब तक मेरा मन नहीं भर जाता मैं कहीं नहीं जा रहा। बॉनी पोल संतुष्ट होकर मुस्कुराया। आगे 2 सेंचुरीज है। तुम और सिकली बॉय चुपचाप उन्हें खत्म कर दो। ठंडे चेहरे वाले लड़के ने आंखें घुमाई। लगता है उसे सिकली बॉय नाम पसंद आ गया था। मैं इधर उधर देखते हुए हैरान होकर बोला, रुको, कौन सी सेंचुरी? मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, स्किनी ने कहा और शॉर्टी की तरफ इशारा किया। मैंने उत्सुकता से पूछा, कब बोला उसने? मैंने तो कुछ नहीं सुना। जब तुम हंस रहे थे। स्किनी ने आगे की तरफ इशारा किया और 2 उंगलियां दिखाईं। मेरा जबड़ा खुला रह गया। अरे वाह, ये काम करता है, कमाल है। बैटलफील्ड पर तुम्हें ज्यादा ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। सिर्फ दुश्मन नहीं, अपने साथियों के साथ भी कोऑर्डिनेशन सीखना होगा। सब कुछ धीरे धीरे सीखोगे। पहले काम पूरा करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। इस वीडियो में थोड़ी बहुत गलतियां हो गई हैं। मैं भी वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूं, इसलिए बेहतर बनाने के लिए नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूं। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, उसके लिए सॉरी। आपके सपोर्ट से हम 1.6 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए हैं। मैं बहुत खुश हूं। आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको इस सीरीज का दूसरा पार्ट चाहिए तो 3000 लाइक्स और 200 कमेंट्स कर दीजिए। देखते हैं कितने लोग मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं।